ग्रामर की बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियाँ, मिसकॉन्सेप्शंस दूर हो जाएंगी, जो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आपको ग्रामर में बहुत आगे तक जाना है। ठीक है। आमतौर पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है। अच्छा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो है सब्जेक्ट, और दूसरी चीज आती है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब है कि उसमें एटलीस्ट वर्ब हो या वर्ब के साथ ये चीजें भी हो सकती है। ठीक है। यानी सेंटेंस में अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, मिसाल के तौर पर, ही हैज स्कोर्ड highest marks in mathematics. इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में ये तो आ गया सब्जेक्ट। भाई समझना जरा, सब्जेक्ट को अगर हटा दें तो बाकी जो कुछ भी है ये सब का सब क्या है? प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट डिफाइन हो गया, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब क्या होता है? प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में फर्दर क्लासिफाई करें तो हमारे सामने आता है वर्ब, और वर्ब के अलावा जो होगा वो ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखिए कि प्रेडिकेट बगैर ऑब्जेक्ट के बन जाएगा, बगैर एडवर्ब के बन जाएगा, बगैर कॉम्प्लीमेंट के बन जाएगा, लेकिन प्रेडिकेट बगैर वर्ब के इम्पॉसिबल। ठीक है भाई, देखो ना, एक जुमला बनाते हैं, ही स्लीप्स। सब्जेक्ट ये रहा, प्रेडिकेट ये रहा, और प्रेडिकेट में कोई फंक्शन नहीं है सिवाय वर्ब के। लेकिन एक सेंटेंस ऐसा बनाइए जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब ना हो, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो, वर्ब ना हो। नामुमकिन है, नामुमकिन है। देखो ना, अगर मैं ये सब कुछ हटा दूं तो भी ही हैज स्कोर्ड सेंटेंस कंप्लीट है। अब आप पूछेंगे व्हाट, तो मैं कहूंगा हाईएस्ट मार्क्स, है ना, राइट? तो ये मैं उस वक्त बताऊंगा जब आप पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसने स्कोर किया है, ही हैज स्कोर्ड, बात यहां भी मुकम्मल है। तो खाली वर्ब भी प्रेडिकेट को कंप्लीट करता है। लेकिन अगर मैं वर्ब निकाल दूं, सपोज वर्ब नहीं है, अब सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो क्या आप कह सकते हैं सेंटेंस है ही हाईएस्ट मार्क्स? ये तो कुछ बना ही नहीं। इसका मतलब बगैर वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता, बगैर वर्ब के सेंटेंस नामुमकिन, बन ही नहीं सकता। अब सुनो, मुझसे सीखना है तो दो बातें याद रखना। पहली बात, बगैर प्रूफ के मेरी बात ना मानना। आज तक बगैर प्रूफ के मानते चले आ रहे हो, तभी हाल है। मिस ने कह दिया, बस मान लिया। अब किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों? हमारी मिस ने कहा था। ये किसी चीज़ का जवाब नहीं है कि हमारी मिस ने कहा था, हमारे सर ने कहा था। ये किसी चीज़ का रीज़न नहीं होता। ग्रामर में रीज़न ग्रामेटिकल होता भाई। ठीक है,
नंबर 1, बगैर प्रूफ लॉजिक एग्जाम्पल के मेरी बात हरगिज ना मानना। नंबर 2, दूसरी बात ज़्यादा अहम है, बहस करने की, लड़ने झगड़ने की, प्रूफ मांगने की, लॉजिक एग्जाम्पल मांगने की पूरी इजाज़त, आज़ादी से इजाज़त। मगर बहस का मकसद बहस जीतना नहीं होना चाहिए, बहस का मकसद सीखना होना चाहिए। हम बाज़ औक़ात बहस करते हैं बहस जीतने के लिए कि हमारी बात ऊंची रहे, नहीं, मेरा ये फार्मूला ही नहीं भाई। मेरी बात गलत साबित होगी, मैं सबके सामने एक्सेप्ट करूंगा अपनी मिस्टेक, अपनी करेक्शन करूंगा। ऐसे 2 स्टूडेंट हैं मेरी ज़िंदगी में, 33 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सर कहता हूँ। क्यों? उन्होंने क्लास में, भरी क्लास में मेरी मिस्टेक पॉइंट आउट की, मैंने अपनी करेक्शन की, उसके बाद से सही पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं आज भी, वो मिलते हैं तो मैं उनको सर कहता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। तो मुझे कोई आर महसूस नहीं होती अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने में, लिहाजा आपको पूरी इजाज़त है। तीसरी सबसे अहम बात, मुझसे सीखना है, मेरे ऑपोजिट चलो। ऑपोजिट चलने का मतलब आप ये सोच कर बैठे क्लास में कि मैंने नवेद नकवी की इस बात को गलत साबित करना। जब ये सोच कर बैठेंगे तो आप बहस करेंगे, सवाल उठाएंगे तो सीखेंगे, क्योंकि आपके माइंड में जो मिसकॉन्सेप्शन बैठी हुई है ना, गलतफहमी, वो निकल कर सामने टेबल पर आ जाएगी। अब उसका इलाज हो सकता है। हमारे यहाँ अमूमन होता क्या, बच्चे क्या करते हैं, मैंने कोई गलती कर दी या आपको लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, तो आप बजाय मुझसे कहने के ना, बराबर वाले को कोनी मार के कहेंगे, ओए देख गलत लिखा है। इससे नुकसान पता है क्या होगा? पहले एक माइंड में गलतफहमी थी, अब 2 माइंड्स में। पहले एक आदमी कंफ्यूज था, अब 2 आदमी कंफ्यूज है। तो आप कंफ्यूजन फैलाने में मददगार ना बने, डायरेक्ट मुझसे बहस करें ना, सर मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, मेरे पास का दूसरा वो है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, हाँ भाई बताओ अच्छा क्या है, वो बात सामने आएगी, तो फिर या तो मैं गलत होऊंगा या आप गलत होंगे, दोनों में से जो भी गलत होगा वो अपनी करेक्शन कर लेगा। भाई इतनी सी बात है, बिल्कुल फ्रेंकली, इसमें कोई शर्म कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑपोजिट चलो। जब मैंने कहा कि बगैर वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, तो आप फौरन सोचना शुरू कर दें, अच्छा बेटे अभी बना के बताते हैं, ये बात गलत है ना, देखो ना, क्यों नहीं बोल रहे थे यार, फिर क्यों नहीं बोले, सिर्फ लिहाज मुरव्वत में खामोश बैठे हुए, तो सर कह रहे हैं चलो मान लो यार। ऐसा नहीं चलेगा भैया, सीखना है। साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस का स्टूडेंट बगैर प्रूफ के कोई बात नहीं मानता, बगैर प्रूफ के साइंस चलती नहीं है, फिर कैसे साइंस के स्टूडेंट हो? अब ये बात गलत है तो फिर गलत साबित करो, एक सेंटेंस बना के दिखाओ बगैर वर्ब के। यस माय नेम इज, वेरी गुड, बस माय नेम इज इकबाल, RYB रिबाल। चलो इसमें वर्ब नहीं है, अच्छा और तुम बताओ, यही था, वेरी गुड। भाई इसमें वर्ब नहीं है क्या? कहाँ है वर्ब? वही है ना, इज यार, द स्काई इज ब्लू, वर्ब क्या है? ये रहा। सेंटेंस नहीं बनेगा बगैर वर्ब के यार। अब आप कहेंगे सर ये वर्ब तो नहीं है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नवेद नकवी, माई नेम इज नवेद नकवी। हाँ, व्हाट इज योर नेम? इज है ना, हाँ यस यस, मैं समझ गया ये ना, यस। देखो इसे इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। देखो अब सारी मिसकॉन्सेप्शन सही होंगी।
कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है? कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होती है कि स्पीकिंग में आसानी हो। पोइट्री में कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होती है कि सिलेबल्स, नंबर ऑफ सिलेबल्स बैलेंस हो, मीटर ऑफ द लाइन बैलेंस है। ये कॉन्ट्रैक्शन है ऑफ व्हाट इज का, इसका कॉन्ट्रैक्शन ये है। तो एक्चुअली तो ये व्हाट इज ही है, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं बोलने में। जब इसे खोलेंगे तो व्हाट इज ही निकलेगा, ठीक है ना, राइट। तो इज तो है, वर्ब तो है, वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बनेगा बेटा। अब ये गलत फहमी कि इज हेल्पिंग वर्ब है। सुनो, दो जुमले लिख रहा हूं भाई। एक तो वो लिखा हुआ है द स्काई इज ब्लू, द स्टार्स आर, बल्कि इज ही कर दो, इस वाले सेंटेंस ले आता हूँ, आसान हो जाएगा आपको। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, दोनों में इज आ रहा है। आर तो इसका प्लूरल है, वरना फर्क कोई नहीं है। इसमें भी इज आ रहा है और इसमें भी इज आ रहा है। यहां जो इज इस्तेमाल हो रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब क्या है? ये मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल के मीनिंग होते हैं मेन। मेन वर्ड प्रिंसिपल की क्या मीनिंग होते हैं? मेन। तो मेन वर्ब यही, प्रिंसिपल वर्ब यही, ठीक है, प्लेइंग। अब यहां वर्ब है ही एक, तो ये कौन सा वर्ब होगा? देखो, हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं होता, कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं होता, किसी न किसी मेन वर्ब को हेल्प कर रहा होता है। हाँ, मेन वर्ब अकेला इस्तेमाल हो सकता है, मेन वर्ब अकेला इस्तेमाल हो सकता है। भाई देखो ना, मैं इसकी मिसाल यूं दूं, एक अच्छा हेल्प के लिए, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्प के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, असिस्ट। भाई किसी को एतराज कोई? मैं आपको असिस्ट कर रहा हूं, यानी मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। तो मदद करने वाले को हेल्पर कहते हैं या असिस्टेंट कहते हैं? टेक केयर, केयर टेकर। केयर टेकर वो होता है जो आर्जी तौर पर होता है। जैसे चीफ मिनिस्टर सिंह को लंदन जाना है तो वो अपना केयर टेकर बैठा के जाएंगे, ये आर्जी तौर पर बैठा है, ठीक है ना। इसको कहते हैं निगरान, वो असिस्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, बाज़ औक़ात असिस्टेंट या जो हेल्पिंग हैंड होता है उसी को केयर टेकर बनाया जाता है। मिसाल, अच्छा इसके लिए एक और लफ्ज़ भी है, हेल्पर, असिस्टेंट, इसी के लिए एक और लफ्ज़ है वाइस। टीम का कैप्टन है, कैप्टन को हेल्प कौन कर रहा है? वाइस कैप्टन। कैप्टन को हेल्प कौन कर रहा है? ठीक है ना। तो वाइस कैप्टन कौन होगा? वो असिस्ट करेगा कैप्टन को। और अगर कैप्टन अनफिट है तो अब मैदान में टीम को लेके उतरेगा कौन? वाइस कैप्टन। तो उस दिन वो वाइस कैप्टन नहीं कहलाएगा, वही कैप्टन कहलाएगा, वो कैप्टन हो जाएगा उस दिन के लिए, वो कैप्टन है उस मैच के लिए, क्योंकि उसमें कैप्टनसी उसने करनी है, वो वाइस कैप्टन नहीं कहलाएगा फिर, ठीक है। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल इज द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल साहब गए हुए 2 महीने की छुट्टियों पर, तो स्कूल का काम कौन संभालेगा? वाइस प्रिंसिपल। आम दिनों में वो प्रिंसिपल की हेल्प करते रहेंगे हर काम में, तो वो हेल्पिंग हैंड है, असिस्ट करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे, वो वाइस प्रिंसिपल है। इसी तरह असिस्टेंट, एक डायरेक्टर है कंपनी का, उसने अपना एक असिस्टेंट रख लिया, असिस्टेंट डायरेक्टर। वो असिस्टेंट जो है वो डायरेक्टर की हेल्प करता रहेगा, ठीक है ना। जब डायरेक्टर छुट्टी पे होगा तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उसकी जगह साइन करेगा फॉर करके कि भाई चलो वो नहीं है तो मैं कर रहा हूँ, ये होता ना।
लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक स्कूल का प्रिंसिपल बना ही नहीं कोई, डायरेक्ट वाइस प्रिंसिपल बन गया? तो आप पूछेंगे भाई तुम वाइस किसके हो, वो कहाँ है जिसके तुम वाइस हो? आपने प्रिंसिपल रखा ही नहीं, वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया, बस वो वाइस प्रिंसिपल ही कॉलेज स्कूल चला रहा है। तो आप कहेंगे नहीं भाई इसको प्रिंसिपल कहो ना, वाइस प्रिंसिपल क्यों कह रहे हो? क्या ख्याल है? एक कंपनी का डायरेक्टर कोई बना ही नहीं, मेरी कंपनी में मालिक हूं, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया, तो लोग मुझसे पूछो भाई किसके असिस्टेंट हो तुम, किसको असिस्ट कर रहे हो? वो डायरेक्टर कहाँ है जिसके तुम असिस्टेंट हो? यही होगा ना। एक टीम का कैप्टन नहीं बनाया आपने, वाइस कैप्टन बना दिया, तो ये कहेगा भाई मैं किसका वाइस हूं? पहले किसी को कैप्टन बनाओ फिर मैं उसका वाइस कैप्टन बनूंगा, यही होगा ना। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब की हेल्प कर रहा होता है। किस चीज में, ये मैं बाद में बताऊंगा, ये भी एक डिटेल है। मेन वर्ब के होते हुए उसकी हेल्प कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो अब ये तो हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब कोई ना हो, सिर्फ मेन वर्ब हो सेंटेंस में, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है कोई? नहीं, अकेला मेन वर्ब है। It's gonna rain too. Basically this sentence is it is going to rain today. असल सेंटेंस ये है, लेकिन going to की जगह हम gonna यूज करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? ये है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये स्ट्रक्चर यूज किया आपने फ्यूचरिटी के लिए, फ्यूचरिटी के लिए स्ट्रक्चर यूज किया। हेल्पिंग वर्ब ये, मेन वर्ब। बगैर हेल्पिंग वर्ब अकेला यूज नहीं होगा कभी। यहां पर अगर ये अकेला है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब, ठीक है। यही प्रिंसिपल वर्ब है बेटा इस सेंटेंस का, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये बात दिमाग में बैठा लो। अकेला इस्तेमाल होगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब है।